नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम विराम चिन्ह इतने आसान तरीके से सीखेंगे ताकि आपको यह टॉपिक बोरिंग भी ना लगे और अच्छे से समझ भी आ जाए। तो बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बीच बीच में रुकते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे इस वक्त मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं बीच बीच में थोड़े पॉजेस ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इसी तरह लिखित भाषा में, रिटन लैंग्वेज में हम बीच बीच में पॉजेस देने के लिए, बीच बीच में रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ सके कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस जगह पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। देखिए, यह एक वाक्य है, बिल्कुल सेम वाक्य है। क्या वाक्य है? रुको मत मैगी खाओ। अब देखिए, इन दोनों में मैंने अलग अलग जगह विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे पहले वाक्य में मैंने लिखा रुको मत मैगी खाओ, और दूसरे वाक्य में मैंने क्या लिखा? रुको मत मैगी खाओ। तो देखो बच्चों, वाक्य बिल्कुल सेम है लेकिन अलग अलग जगह हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है और इससे वाक्य का पूरा मीनिंग, हमारे वाक्य का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया है। तो देखिए विराम चिन्हों का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए सीखते हैं कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला विराम चिन्ह है बच्चों पूर्ण विराम। तो पूर्ण यानी पूरा और विराम यानी रुकना, पूरा रुकना। ठीक है, और पूर्ण विराम को इंग्लिश में बोला जाता है फुल स्टॉप। अब पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? पूर्ण विराम को हम इस तरह से लिखते हैं। अब पूर्ण विराम बच्चों होता क्या है? जब हमारा एक वाक्य खत्म हो जाता है, जब हमारा एक वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं ताकि जब हम उसे पढ़ें तो हमें समझ में आ सके कि यह हमारा एक वाक्य खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अब हमारा यह एक वाक्य खत्म हो गया तो अंत में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि यह हमारा पूरा एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। ठीक है, पूर्ण विराम यानी पूरा रुकना, वाक्य के अंत में हम पूरा रुक जाते हैं पूर्ण विराम लगाकर। ठीक है, हमारा अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अब बच्चों, अल्प विराम क्या होता है? अल्प यानी थोड़ा और विराम यानी रुकना, थोड़ा रुकना यानी पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना। और अल्प विराम को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमा। अब अल्प विराम का क्या चिन्ह होता है? यह देखिए बच्चों, यह अल्प विराम का चिन्ह है। आपकी जो नोटबुक में लाइंस होती हैं, उस लाइन में आप छोटा सा ऐसे सर्कल बनाएंगे और उसके नीचे ऐसे कर्व दे देंगे, तो यह आपका हो गया अल्प विराम। अब अल्प विराम हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम हमारे वाक्यों में शब्दों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले वाक्य में कुछ नाम दिए गए हैं, चिंटू, मिंटू और मिंकू अच्छे मित्र हैं। तो देखिए, हमने चिंटू, इसको अलग करने के लिए दूसरे नाम से अल्प विराम, मिंटू और मिंकू अच्छे मित्र हैं। समझ में आया? तो लास्ट के जो दो नाम होते हैं उनके बीच में हम और या तथा लगाते हैं, हम अल्प विराम नहीं लगाते। अब अगर इस वाक्य में थोड़े ज़्यादा नाम होते, फॉर एग्जाम्पल टिंकी, पिंकी, चिंटू, मिंटू और मिंकू अच्छे मित्र हैं, तो हम क्या लिखते? टिंकी कॉमा पिंकी अल्प विराम या कॉमा चिंटू कॉमा मिंटू और मिंकू अच्छे मित्र हैं। समझ आ गया? दूसरा हम अल्प विराम का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? हम हाँ या नहीं के बाद अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, तो इसमें हमने नहीं के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया। और तीसरा, हम दो वाक्यांशों को जोड़ने में अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए,
मैंने सुबह उठकर स्नान किया, अल्प विराम, पूजा की और नाश्ता किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद हमारा अगला विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो देखो बच्चों, नाम से कितना क्लियर है, प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन। तो प्रश्न सूचक चिन्ह को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और प्रश्न सूचक चिन्ह हमारा इस तरह से बनाया जाता है। तो जब हम लिखित भाषा में किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं ताकि हमें पता रहे कि यह प्रश्न है। जैसे तुम्हारा खिलौना कहाँ है, तो हम इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। अगला, तुम पढ़ना कब शुरू करोगे। जैसे मम्मा कभी कभी बोलती है ना, तुम पढ़ना कब शुरू करोगे, तो यह एक प्रश्न है, तो अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। हमारा तीसरा वाक्य है, क्या तुम कल विद्यालय गए थे, तो यह हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके अंत में हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमास। तो बच्चों, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब यह क्या होते हैं, तो बच्चों देखो, एक हरा उद्धरण चिन्ह में हम ऐसे सिंगल कॉमास, ये देखिए, एक हमारा जैसे 6 की तरह ये आपको लग रहा है, उल्टा 6 छोटा सा, और फिर इसके बाद 9 आप उल्टा छोटा सा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया एक हरा उद्धरण चिन्ह। अगर हमें किसी कवि का उपनाम यानी सरनेम लिखना है, उपनाम में हमारा एक हरा उद्धरण चिन्ह यूज हो सकता है, या फिर हमें अगर किसी कविता का नाम या किसी लेख का नाम लिखना हो तो उसमें हम एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि व लेखक थे। तो देखिए, इसमें दिनकर जो है वह उपनाम है, इसलिए हमने इसमें एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया। अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह में हम ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ठीक है, अब यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है बच्चों, जब हम किसी के एग्जैक्ट सेम वर्ड्स कॉपी करते हैं तो उसमें हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मी ने फॉर एग्जांपल आपको बोला कि मैं मार्केट जा रही हूँ, पापा आएंगे, तो उनको बोलना कि कुकर की 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दें। तो अब आपके पापा आ गए, तो आपने मम्मी की क्या बात बोली, मम्मी मार्केट गई हैं और कहकर गई हैं कि पापा आएंगे तो कहना कुकर की 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दे। तो मतलब आपने बिल्कुल सेम जो आपकी मम्मा आपको शब्द बोल के गई हैं, आपने वही सेम शब्द एग्जैक्ट वर्ड्स अपने पापा को बोले, तो वह शब्द हमारे इन्वर्टेड कॉमास में आ जाते हैं, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह में आ जाते हैं। देखिए उदाहरण, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है, जय जवान जय किसान। तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है और उन्होंने सेम इन्हीं शब्दों में दिया है, इसलिए हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह में डाल दिया। समझ में आया। अब अगला हमारा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह, और लाघव चिन्ह को इंग्लिश में बोला जाता है एब्रीविएशन। तो लाघव चिन्ह क्या होता है बच्चों, जब हम शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई बड़ा वर्ड है और उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं, छोटा फॉर्म लिखते हैं, तो वह उसमें हम लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप डॉ और ऐसे लाघव चिन्ह लगा देंगे तो यह हमें समझ में आ जाएगा कि यह डॉक्टर है। डॉक्टर का हमारा शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लाघव चिन्ह हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पंडित। तो पंडित अगर आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ पन और ये लाघव चिन्ह लगा देंगे तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि यह पंडित लिखा हुआ है। अगला है प्रोफेसर। प्रोफेसर में हम प्रो और इसके पीछे अगर लाघव चिन्ह लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह प्रोफेसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब यह पूरा ना लिखकर अगर हमें बी के बाद लाघव चिन्ह और ए के बाद लाघव चिन्ह लगा देंगे बीए, तो समझ में आ जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया।
अब हमारा अगला विराम चिन्ह है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो देखिए बच्चों, यह कहाँ पे यूज़ होता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइन ऑफ इंसर्शन। जैसे हम कभी कभी कुछ लिखते हैं, अब हमने बहुत सारा लिख लिया, जब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, तो हमें समझ में आया अरे हम तो इसमें एक शब्द लिखना भूल ही गए। तो उस केस में आप जहाँ पर भी आपने वह शब्द लिखना है, ऐसा एक साइन बना दीजिए और उसके ऊपर वह शब्द लिख दीजिए। तो जब आपका कोई कॉपी चेक कर रहा होगा या पढ़ रहा होगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि बच्चा यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गया था, इसलिए उसने यह हंस पद चिन्ह बनाकर ऊपर लिख दिया है। उदाहरण के लिए, मैं हिंदी के लिए खूब मेहनत कर रही हूँ। अब इसमें हम परीक्षा लिखना भूल गए, तो हमने जब रीचेक किया तो हमने क्या किया, इसमें एक हंस पद चिन्ह बना दिया और इसके ऊपर परीक्षा लिख दिया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं हिंदी की परीक्षा के लिए खूब मेहनत कर रही हूँ। ठीक है। ऐसे ही अगला है, फूल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो अब जब मैंने इसको रीचेक किया तो मुझे समझ में आया कि मैं कुसुम लिखना भूल गई। अब इतने में तो कुसुम नहीं पूरा आएगा, तो मैंने ऐसे साइन ऑफ इंसर्शन बना दिया, यानी मैंने हंस पद बना दिया, हंस पद चिन्ह बना दिया और इसके ऊपर कुसुम बना दिया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फूल का पर्यायवाची शब्द कुसुम होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हमारा अगला चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह और इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। और देखिए विस्मय सूचक चिन्ह का हमारा इस तरह से चिन्ह लिखा जाता है। एक आप स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इसके नीचे डॉट बना देंगे। तो विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? जब हम एक कोई सडन एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे वो खुशी का हो, उदास का हो, या हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं, तो उस वक्त हम विस्मय सूचक चिन्ह बना देते हैं। जैसे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो शाबाश लिखने के बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह बनाया, तो इससे पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा है हाय, मैं लेट हो गया। तो इसमें हमने हाय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह बना दिया, यानी हम बहुत जल्दी में हैं, हम बहुत हड़बड़ी मचा रहे हैं। तो पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि यह विस्मय सूचक चिन्ह लग के समझ में आ जाएगा कि यह विस्मय सूचक एक वाक्य है। ठीक है। अगला है वाह, कितना सुंदर फूल है। तो इसमें हमें खुश हैं, हम अपनी खुशी की फीलिंग दे रहे हैं, इसलिए हमने वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद हमारा अगला विराम चिन्ह है कोष्टक। कोष्टक को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रैकेट। तो देखिए ब्रैकेट इस तरह से भी बनाते हैं और इस तरह से भी बनाते हैं। अब ब्रैकेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ब्रैकेट्स का यूज़ अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं और उसमें हम नंबर्स लिख रहे हैं, तो नंबर्स में हम ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रश्न है कि भारत के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए, तो हमने यहाँ पे 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मेंशन किए। तो हमने लिखा 1 ब्रैकेट में शहीद भगत सिंह जी, 2 इसमें भी हमने ब्रैकेट बनाया रानी लक्ष्मीबाई जी, 3 इसमें भी ब्रैकेट बनाया सुभाष चंद्र बोस जी, 4 सरोजनी नायडू जी। ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई ग्रोसरी लिस्ट बनानी है, आपने लिखा 1 दाल, चावल, चीनी, आटा, घी, तो आप 1 2 3 4 लिखते हैं, तो उसमें आप ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर कोई टफ वर्ड है और उसका मीनिंग, उसका अर्थ समझाने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ एक वाक्य है, विधि बहुत विनम्र स्वभाव की लड़की है। तो विनम्र का हमने इसमें ब्रैकेट में मीनिंग लिख दिया है सरल, ताकि जिसको विनम्र का अर्थ ना पता हो वह ब्रैकेट में देख सके कि इसका अर्थ होता है सरल। ठीक है। एक हमारा ब्रैकेट का प्रयोग यहाँ पर हो गया। और बच्चों ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पर हो सकता है? देखिए जैसे यह है, अध्यापिका जी ने अपनी कुर्सी से उठकर बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया। अब पढ़ने के वक्त हम अपनी कुर्सी से उठकर नहीं पढ़ेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि कोई प्ले हो रहा है स्कूल में, ठीक है, तो उसके लिए यह डायलॉग लिखा गया है। तो अध्यापिका जी अपनी कुर्सी में बैठी हैं, अगर कोई बच्चा अध्यापिका जी बना है, टीचर बना है, उसको यह डायलॉग
समझाना है हमें, तो हम उसको कैसे लिख के देंगे? अध्यापिका जी ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया। तो वह बच्ची अगर कुर्सी में बैठी है तो वह कुर्सी से उठेगी और उसके बाद बच्चों को शिक्षा का महत्व बताने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यह समझाने के लिए कि उस सीन में आपको कुर्सी से उठना है। समझ में आया? और हम कहाँ कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए बच्चों, यह चंपक है, इसमें जैसे एक चुटकुला दिया हुआ है। क्या चुटकुला है इसमें? टीचर छात्र से, यानी टीचर किससे बात कर रहा है? छात्र से। तो हमने ब्रैकेट में छात्र से लिख दिया ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि टीचर छात्र को कुछ कह रहा है या कह रही है। तो इसमें हम कोष्टक यानी ब्रैकेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो यह आपके कुछ विराम चिन्ह हैं। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, इन विराम चिन्हों को कहीं पर नोट कर लीजिए, हर स्टेप को एक बार दोबारा सुनिए, इसके बाद आपको विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।